बंद कर लीजिए, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध, ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशंस, ये संघीय व्यवस्था का सबसे बड़ा गुण समझा जाता है, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों क्या होते हैं, किस प्रकार से केंद्र और राज्य के बीच में संबंध होते हैं, और शक्ति का बंटवारा किस प्रकार से होता है, उनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, हमने सबसे पहले बात कर चुके हैं ऑलरेडी पहले में, भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघीय है। अगर पूछेगा भारत का संविधान अपने स्वरूप में कैसे है, तो आप लोग संसदीय नहीं बताएंगे, संघीय बताएंगे। ठीक है, भारत में शासन प्रणाली कैसे है, तो संसदीय बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, हमारा संविधान का स्वरूप कहाँ है, हमारा संविधान का स्वरूप क्या है, तो ध्यान में रखिएगा कैसा, तो हमारा संविधान का स्वरूप संघीय है। कैसा है, तो ध्यान में रखिए संघीय है। ठीक है, ठीक है, कैसा, संघीय। अगर पूछेगा शासन का स्वरूप कैसा है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा संसदीय है। क्या होता है, संसदीय होता है। तो संसदीय शासन का स्वरूप कैसा है, तो ध्यान में रखिएगा, तो देखिए केंद्र एवं राज्य स्तर पर दोनों जगह पे आपको संसदीय शासन का स्वरूप आपको देखने को मिलता है। ठीक है, दो सदन केंद्र में भी है, राज्यों में भी दो सदन आपको बहुत जगह पे है, बहुत जगह पे नहीं भी है। ठीक है, लेकिन शासन का स्वरूप कैसा, संसदीय है, केंद्र का अपना शासन है, राज्य का अपना शासन है, दोनों अपने शासन के मामलों में स्वतंत्र है। उस तरह संविधान का स्वरूप कैसा है, संघीय है। संघीय स्वरूप में क्या होता है, तो संघीय स्वरूप में क्या होता है, शक्ति का बंटवारा होता है। शक्ति का बंटवारा किसके किसके बीच में होगा, तो संघ एवं राज्य के बीच में क्या होगा, शक्ति का मतलब क्या होगा, बंटवारा होगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा। भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघीय तथा समझ शक्तियां विधायी, कार्यपालिका और वित्तीय में बटा हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखें, तो विधायी, कार्यपालिका और वित्तीय शक्ति के बंटवारा केंद्र एवं राज्य के में है। केंद्र में भी ये बंटवारा है, राज्य में भी बंटवारा है। ठीक है, केंद्र में भी विधायी, कार्यपालिका, वित्तीय है। ठीक है, राज्य में भी विधायी, कार्यपालिका और वित्तीय है। ठीक है, दोनों जगह पे शक्ति का बंटवारा होगा, केंद्र एवं राज्यों के मध्य होगा। ठीक है, यद्यपि न्यायिक शक्ति का बंटवारा नहीं है, ध्यान में रखिएगा। विधायी, कार्यपालिका, वित्तीय शक्ति का तो बंटवारा तो है, न्यायिक शक्ति का बंटवारा नहीं है। ठीक है, हालांकि अमेरिका का फेडरल सिस्टम में बात करेंगे, अमेरिका का संघीय प्रणाली में वहां पर न्यायिक शक्तियों का भी बंटवारा किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन भारत में हमारी न्यायपालिका कैसी है, तो हमारी न्यायपालिका की बात करेंगे एकहरी है और एकीकृत है। ठीक है, इसलिए न्यायपालिका के शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया है। संविधान में एकल न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की। हमारी न्यायिक व्यवस्था कैसी है, एकल है। ठीक है, जो केंद्रीय कानूनी की तरह राज्य कानूनों को लागू करती है। ठीक है, यद्यपि केंद्र एवं राज्य अपने अपने क्षेत्रों में प्रमुख है, तथापि संघीय तंत्र के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इनके मध्य अधिकतम सहभागिता एवं सहकारिता आवश्यक है। इस प्रकार संविधान ने केंद्र राज्य संबंधों के लेकर विभिन्न मुद्दे पर व्यवस्था स्थापित की है। केंद्र एवं राज्यों के, ठीक है, संबंधों का अध्ययन तीन दृष्टिकोण से हम लोग करेंगे। सबसे पहले विधायी संबंध क्या होता है, उसका प्रशासनिक संबंध एवं वित्तीय संबंध। ठीक है, तीन प्रकार के संबंध है, इन तीनों प्रकार का संबंध का हम लोग अध्ययन करेंगे संविधान का भाग 6 में। ठीक है, संविधान का भाग 6 में जाएंगे, तो अनुच्छेद 245 से सर 255 तक। ठीक है, अभी गाना है। सॉरी सॉरी, संविधान के भाग 11 में, 6 में नहीं, मिस्टेक थी कि संविधान के भाग 11 में, वही तो मैं देख रहा हूँ आर्टिकल कहाँ से आ गया। 245 से लेकर 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। कहाँ पे चर्चा की गई है, माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, 245 से लेकर 255 तक केंद्र तथा राज्य के विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। इसके अंतर्गत इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अनुच्छेद भी इस विषय से संबंधित है। आप देखें, किसी अन्य संघीय संविधान की तरह भारतीय संविधान भी केंद्र में राज्यों के बीच उनके क्षेत्र के हिसाब से विधायी शक्तियों का बंटवारा करता है। इसके अतिरिक्त संविधान 5 असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान सहित कुछ मामलों में, ठीक है, राज्य विधानमंडल के केंद्र के नियंत्रण की व्यवस्था भी करता है। अब हमारा संविधान संघीय शासन व्यवस्था की बंटवारा तो करता है, लेकिन पूरी तरह से संघीय व्यवस्था को फॉलो भी नहीं करता है। जैसे कि अमेरिका में संघीय व्यवस्था के मॉडल को बहुत ही मतलब सख्ती के साथ फॉलो किया जाता है। ठीक है, और संघीय व्यवस्था में आप देखोगे किसी भी तरह से केंद्र का शासन व्यवस्था, ठीक है, राज्य के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ परिस्थिति में आप देखोगे तो कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल पर केंद्र के नियंत्रण की व्यवस्था भी आपको देखने को मिलता है। इस तरह केंद्र राज्य विधायी संबंधन के मामले में 4 स्थितियां हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या, केंद्र और राज्य के विधान के सीमांत क्षेत्र, उसके बाद विधायी विषयों का बंटवारा किया गया है। केंद्र सूची है, मतलब संघ सूची जिसको बोलते हैं, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, राज्य में संसदीय विधान और राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण। ठीक है, तो चार स्थिति, चारों स्थिति के बारे में हम लोग देखेंगे।
देखेंगे सबसे पहले केंद्र और राज्य के विधान का क्षेत्रीय विस्तार किस प्रकार से, इसको जरा समझिएगा। तो संविधान ने केंद्र और राज्यों में प्रदत्त शक्तियों के संबंध में स्थानीय सीमाओं को लेकर विधायी संबंधों को निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किया है। सबसे पहले देखिए, संसद पूरे भारत या इसके किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है, ठीक है। जबकि अमेरिका के शासन से कंपेयर करेंगे तो वहां पर राज्यों के लिए जो कानून बनती है वहां पर राज्यों के पास अधिकार है, लेकिन कानून बनाने का अधिकार हमारे यहाँ राज्यों को नहीं दिया गया है। संविधान में संशोधन करने का अधिकार या फिर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? ठीक है, मुख्य रूप से देखेंगे तो संसद के पास है। भारत के क्षेत्र में राज्य शामिल है, केंद्र शासित राज्य किसी अन्य क्षेत्र को भारत के क्षेत्र में माना जाता है, ठीक है। भारत के राज्य केंद्र शासित राज्य में किसी अन्य क्षेत्र को भारत के क्षेत्र में माना जाता है, ठीक है। राज्य की मतलब राज्य विधानमंडल पूरे राज्य किसी क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है। राज्य विधानमंडल निर्मित कानून को राज्य के बाहर क्षेत्र में लागू नहीं किया जा सकता। राज्य विधानमंडल को भी कानून बनाने का नियम है, लेकिन वह किसी क्षेत्र के लिए फिर अपने राज्य के लिए बना सकता है। जब बिहार राज्य का कानून बनाएगा तो बिहार के अंतर्गत ही मतलब उस कानून को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर भारत सरकार को कानून अगर बना दे तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब सब जगह पूरे देश में लागू होगा, ठीक है। सिवाय तब जब राज्य और वस्तु के संबंध पर्याप्त हो, ठीक है। केवल संसद अकेले अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बना सकती, केवल संसद अकेले अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बना सकते। इस तरह संसद का कानून भारतीय नागरिक एवं उनकी विश्व में कहीं भी संपत्ति पर लागू होता है। आप देखेंगे अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान कौन बना सकता है, तो अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान कौन बना सकता है, तो ध्यान रखिए कि संसद बना सकती है। अब संसद किसके लिए कानून बनाएगी, तो भारत के नागरिक के लिए कानून बनाएगी। और जो भारत से बाहर जो, ठीक है, भारत से बाहर जो भारतीय नागरिक रहते हैं उनके लिए भी कानून बना सकते हैं, उनके संपत्ति पे भी कानून लागू होगा। मान लीजिए कोई भारत का नागरिक है और वो अमेरिका में रहता है, तो जो भारत में जो कानून बनाएगा उस संसद वो अमेरिका में रहने वाले के ऊपर भी कानून लागू करना हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बनाने का नियम केवल संसद के पास है, विधानमंडल ऐसे नियमों को नहीं बना सकती है। अगर संसद चाहे तो कुछ ऐसा नियम बनाए जो भारत के नागरिकों पे लागू हो, साथ में भारत के नागरिक अगर विश्व में अगर कहीं बाहर रहता है तो उनके ऊपर भी वो कानून लागू होगा, ठीक है। यद्यपि संविधान में क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र के मामले में संसद पे कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए। दूसरे शब्द में संसद के कानून निम्नलिखित क्षेत्रों पे लागू नहीं होते हैं। कहाँ कहाँ पे लागू नहीं होंगे संसद के कानून, तो राष्ट्रपति 5 केंद्र शासित क्षेत्रों में शांति, उन्नति एवं अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकती है। ये क्षेत्र कौन कौन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन दीव और लद्दाख, ठीक है। तो ध्यान में आपको रखना है राष्ट्रपति 5 केंद्र शासित क्षेत्रों में शांति, उन्नति में अच्छी सरकार के नियम बना सकती है। तो संसद द्वारा बनाए गए कानून यहाँ पे लागू नहीं होते कुछ विशेष परिस्थितियों में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, दादर एवं नगर हवेली है, उसी को आप दमन दीव साथ में जोड़ दिया गया, और लद्दाख। इस प्रकार बनाया गया विनियम संसद के किसी अधिनियम के समान ही प्रयोज्य और प्रभावी होगा। राष्ट्रपति के इनके लिए केंद्र शासित प्रदेश के लिए राष्ट्रपति के नियम बनाए गए तो संसद द्वारा बनाए गए नियमों के बराबर होगा। इस केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में इसे संसद के किसी अधिनियम को निश्चित या संशोधित करने का भी अधिकार है। अगर संसद कोई नियम अगर बना देती है तो इस संघ शासित प्रदेश के संबंध में राष्ट्रपति अगर चाहेंगे तो संसद के किसी अधिनियम को निश्चित या संशोधित करने का भी अधिकार राष्ट्रपति के पास है। उसी तरह से अगर राज्यपाल की बात करेंगे, राज्यपाल को इस बात की शक्ति प्राप्त है कि संसद के किसी विधेयक को सूचीबद्ध क्षेत्र में लागू न करे या उसमें कुछ विशेष संशोधन पे लागू करे। जैसे राष्ट्रपति के पास पावर था नहीं 5 क्षेत्रों में कानून को लागू करे या फिर नहीं भी लागू करे या फिर संशोधन कर दे या फिर रोक दे, उसी तरह से राज्यपाल को भी पावर है, ठीक है, संसद के किसी विधेयक को सूचीबद्ध क्षेत्र में लागू करे या फिर न लागू करे, ठीक है, या फिर संशोधन करके लागू करे। सूचीबद्ध क्षेत्र कौन होगा, तो सूचीबद्ध क्षेत्र में वैसे क्षेत्र हो सकता है 5वीं अनुसूची का राज्य हो सकता है, 6वीं अनुसूची का राज्य हो सकता है। सूचीबद्ध क्षेत्र होगा जहां पे जनजातीय हित की बात की गई हो, ठीक है, किसी जनजातीय समुदाय के लिए विशेष चीज की व्यवस्था की गई, उसको सूचीबद्ध क्षेत्र के रूप में हम लोग जानेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। समझ गए। अब यहाँ पे देखिए असम का राज्यपाल, असम का राज्यपाल संसद के किसी विधेयक को जनजातीय क्षेत्र में प्रयोज्य न कर सका, न कर या फिर कुछ मतलब विशिष्ट परिस्थिति में उसमें बदलाव भी कर सकता है। असम का राज्यपाल के पास ये पावर है, ठीक है, परिवर्तन के साथ लागू कर सकता है। राष्ट्रपति को इस तरह की शक्तियां जनजातीय क्षेत्र मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए भी प्राप्त है। तो मुख्य रूप से मैंने बोला ना 5वीं 6वीं अनुसूची और कुछ मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में इस तरह का बात है। संसद अगर कोई कानून अगर बनाती है तो राष्ट्रपति चाहे तो उस कानून को तोड़ मोड़ करके वहां पे प्रस्तुत कर सकता है या फिर पूरी तरीके से उसका खंडन भी कर सकता है, समाप्त भी कर सकता है। क्योंकि संसद पूरे देश के लिए कानून अगर बनाती है तो देश में सभी जगह के माहौल को
एक तरह का परिस्थिति तो नहीं हो सकता। बिहार में रहने वाले लोगों की तुलना, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले लोगों से कैसे कर सकते हैं? वहां की परिस्थिति, वहां की विविधताएं अलग है, तो वहां पे अलग से कानून बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसे क्रम में पावर किसे दिया? केंद्र शासित राज्यों के समन्वय किसे पावर दिया गया है? तो राष्ट्रपति के पावर दिया गया है। राज्यों के संबंध में ऐसा पावर राज्यपाल को दिया गया है। आप देखें विधायी विषयों का बंटवारा, तो विधायी विषयों के बंटवारा के लिए संविधान में 7वीं अनुसूची निकल कर आता है। संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। पहला व्यवस्था संघ सूची है, दूसरी व्यवस्था राज्य सूची है, तीसरी व्यवस्था समवर्ती सूची है। अब संघ सूची देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा संसद को, यहाँ पे केंद्र को किस प्रकार से, ठीक है, व्यवस्था में बांटने के बाद भी अधिक पावर दे दिया गया, जबकि अमेरिका जैसे राज्यों में ऐसा नहीं है। पावर का वहां पे बहुत अच्छे तरीके डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। राज्यों को अपने लिए कानून बनाने का अधिकार है, केंद्र को अपने लिए कानून बनाने का अधिकार है। राज्य का अपना न्यायपालिका है, केंद्र का अपना न्यायपालिका है। और वहां पे शक्ति जो है, ठीक है, राज्य से केंद्र की तरफ गई है, न कि केंद्र से राज्य की तरफ आई है, ठीक है। मतलब राज्यों ने शक्ति केंद्र को दिया है अमेरिका जैसे देश में। इसलिए फेडरल व्यवस्था को बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो करने वाला कोई देश है तो कौन है? अमेरिका है, ठीक है। संघ सूची से संबंधित किसी भी मामले पर कानून बनने की शक्ति संसद को विस्तृत शक्ति प्राप्त है। विशिष्ट शक्ति क्या होता है? तो संसद के प्राप्त है विशिष्ट शक्ति, वैसे शक्ति को बोलेंगे जो किसी भी शक्ति के अंदर नहीं आता। मान लीजिए कोई ऐसा विषय है, ना तो संघ में है, नहीं तो राज्य में है, नहीं तो समवर्ती में है, तो विशेष किसके पास जाएगा? तो वो शक्ति किसके पास जाएगा? ठीक है, केंद्र के पास चला जाएगा। विशिष्ट शक्ति का प्रावधान हम लोगों ने कहाँ के संविधान से लिया है? तो कनाडा के संविधान से लिया है। विशिष्ट शक्ति किसके पास होगी? केंद्र के पास होगी। विशिष्ट शक्ति का मतलब वैसा कानून जो कि किसी भी खंड में चर्चा नहीं किया गया था, किस सूची में जाएगा, वैसे कानून को विशिष्ट शक्ति के अंतर्गत शामिल करता है और केंद्र के पास होता है। देखेंगे इस मामले में 98 विषय है, मूलतः 97 है, जैसे रक्षा, बैंकिंग, विदेश मामले, मुद्रा, आणविक ऊर्जा, बीमा, संचार, केंद्र राज्य व्यापार एवं वाणिज्य, जनगणना, लेखा परीक्षा। इस सारे के सारे विषय जो है संघ सूची के हैं। इसके विषय पे कानून कौन बना सकता है? तो इसके विषय पे कानून संघ मतलब केंद्र बना सकता है, ठीक है। आप देखेंगे राज्य विधानमंडल को सामान्य परिस्थिति में राज्य सूची में शामिल विषयों का कानून इस शक्ति प्राप्त है। भाई साहब राज्य विधानमंडल इस पे कानून बना सकता है, लेकिन यहाँ पे एक यहाँ पे पेचीदा चीज क्या है? सामान्य परिस्थिति। और सामान्य परिस्थिति मतलब शांति का काल होगा। इसमें 59 विषय थे, मूलतः 66 विषय, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस हो गया, जन स्वास्थ्य हो गया, सफाई हो गया, कृषि हो गया, जेल हो गया, स्थानीय शासन हो गया, मत्स्य पालन हो गया। वैसे विषय को इसमें राज्य सूची में रखा गया। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? राज्य सूची के विषय पे जब वहां पे विधानसभा कार्यरत ना हो, किसी परिस्थिति में विधानसभा वर्किंग में ना हो रहा हो, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा हो, ऐसे परिस्थिति में, ठीक है, ऐसे परिस्थिति में चाहे तो केंद्र कानून बना सकती है, राज्यसभा को ऐसे अधिकार प्राप्त है। समवर्ती सूची पे बात करेंगे। समवर्ती सूची के संबंध में संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। इस सूची में 52 विषय, मूलतः 47 है, जैसे कि आपराधिक कानून प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं तलाक, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, बिजली, श्रम कल्याण, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, दवा, अखबार, पुस्तक एवं छापा प्रेस एवं अन्य। अब यहाँ पे बोला गया कैसे? भाई साहब देखो, दोनों कानून बना सकते हो संपत्ति पे, लेकिन जब राज्य ने भी कानून बना दिया, केंद्र में भी कानून बना दिया, तो राज्य जो कानून बनाएगा वो तो केवल एक ही राज्य में लागू होगा ना। मान लीजिए जनसंख्या नियंत्रण को लेके उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई कानून बनाया तो केवल उत्तर प्रदेश में लागू होगा, बिहार में क्यों लागू होगा? लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य ने भी कानून बनाया जनसंख्या नियंत्रण को लेके, और बिहार राज्य सॉरी भारत ने भी, केंद्र सरकार ने भी कानून बना दिया। तो ऐसे परिस्थिति में केंद्र सरकार का ही कानून को लागू किया जाएगा, न कि उत्तर प्रदेश बोलेगा ना ना आप अपना लागू कीजिए, हम तो अपना बना रखे। तो नहीं, नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें भी केंद्र को थोड़ा ऊपर रखा गया। तो राज्यों की शक्ति का तीनों स्तर में बंटवारा करने के बाद भी राज्य की शक्ति को कमजोर किया गया, संघीय शासन व्यवस्था के स्वरूप होने के बावजूद भी, ठीक है। लेकिन इसके भी पीछे रीजन है क्यों कमजोर किया गया, तो हम लोग आगे चल के आलोचना वगैरह में पढ़ेंगे, फिर विशेषता वगैरह में पढ़ेंगे, तो उसको समझेंगे से क्यों ऐसी परिस्थिति उत्पन्न आई, राज्य को शक्ति को कमजोर करना पड़ा संघीय शासन व्यवस्था होने के बावजूद भी। समवर्ती सूची में 5 विषयों को शामिल किया गया था। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन था 1976 में, 5 विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया, ठीक है, वैसे नहीं, केंद्र से नहीं, राज्य सूची समवर्ती सूची में शामिल किया गया। इससे सारे शिक्षा को शामिल किया गया,
वन को शामिल किया गया, नाप एवं तौल को शामिल किया गया, वन्य जीव को शामिल किया गया, ठीक है, न्याय प्रशासन को शामिल किया गया, ठीक है। वन्य जीव अगर हम कह रहे हैं तो वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण दोनों, ठीक है। वन को, नाप तौल को, शिक्षा को, न्याय का परिशासन, संविधान एवं उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालयों का गठन की बात करेंगे, ठीक है। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालयों का संगठन संवर्ती सूची में शामिल है, ठीक है। सभी सिंपल सा प्रश्न, न्याय का प्रशासन समझिए तो 5 विषय को नए तौर पे शामिल किया गया। संवर्ती सूची में कब शामिल किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत शामिल किया गया, ठीक है। आगे देखें कि संसद को शक्ति प्राप्त है कि भारत के किसी भूभाग के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है जो कि किसी राज्य में शामिल नहीं है, भले ही वह विषय राज्य सूची के अंतर्गत सम्मिलित है। इस प्रावधान पर कोई संदर्भ संघीय क्षेत्र अथवा अधिकृत क्षेत्र से बनता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि राज्य के किसी भूभाग के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, भले ही वो सब्जेक्ट किस में है, राज्य सूची में क्यों ना शामिल हो। जैसे अभी कृषि कानून जो विवादित कानून बना था, 3 कानून था जिसको सरकार को बाद में वापस भी लेना पड़ा, वो किसके विषय थे? कृषि किसके सब्जेक्ट है? राज्य सूची का विषय था। अरे था ना राज्य सूची का विषय, फिर भी केंद्र ने कानून उस पर बना दिया ना। तो संसद अगर चाहे तो ऐसा काम कर सकती है। 101वां संविधान संशोधन होता है 2016 में, वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित विशेष प्रावधान बनाए। इसके अनुसार संसद तथा राज्य विधायिकाओं को संघ अथवा राज्य द्वारा आरोपित वस्तु एवं सेवा कर के विषय में कानून बनाने का अधिकार है। पुनः संसद ने विशेष शक्ति प्राप्त किया, वह वस्तु एवं सेवा कर के विषय में कानून बनाए। यदि वस्तु अथवा सेवा कर, जीएसटी बोलते हैं, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अथवा दोनों ही आपूर्ति, ठीक है, अंतर राज्य व्यापार या वाणिज्य में की जा रही है, ठीक है। अपशिष्ट सूची के संबंध विषय, अपशिष्ट सूची संबंध विषय कौन विषय? वे विषय जो तीनों सूची में सम्मिलित नहीं होते, न तो राज्य सूची में है, न तो संघ सूची में है, न तो संवर्ती सूची में है, तो उसको बोलेंगे अपशिष्ट सूची। ऐसे विषय पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास? संसद के पास है। इस अपशिष्ट शक्ति में अपशिष्ट करों के कारावापन के समय में विधान बनाने की शक्ति भी शामिल है। इस स्पष्ट है कि विधायी एकता के लिए राष्ट्रीय एकता महत्व के ऐसे मामलों को संघ सूची में शामिल किया गया है। क्षेत्रीय एवं अस्थायी महत्व में विविधता वाले विषयों को राज्य सूची में शामिल किया गया है। अब ये सारे कुछों को पढ़ने के बाद हमको क्या समझ में आता है? जो कि राष्ट्रीय महत्व के जो मामले हैं वैसे मामलों को किसमें शामिल किया? संघ सूची में शामिल किए गए। जैसे डिफेंस हम किसी को नहीं दे सकते हैं। अब ये थोड़ी ना उत्तर प्रदेश सरकार को अपना डिफेंस रखेगी, बिहार की सरकार अपना डिफेंस रखेगा, पता चला देश पे पाकिस्तान ने हमला कर दिया है और सरकार पता चला सिर्फ केंद्र में बीजेपी की, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, बुला रहा है हमला हो गया, बोला से नहीं हम नहीं जाएंगे, आपसे मेरा संबंध खराब है। तो केंद्र सरकार ने ऐसे विषय को अपने पास रखा, डिफेंस को, ठीक है, टेलीकॉम को, जो भी महत्वपूर्ण विषय थे सबको अपने पास रखा, जो कि सामरिक महत्व के थे, ठीक है, देश के हित के में काम करते थे, राष्ट्रीय एकता के महत्व के थे। बाकी क्षेत्रीय में विधायी महत्व के विविधता वाले जो भी सब्जेक्ट है सबको दे दिया, राज्यों को दे दिया, तुम अपना बना लो, ठीक है। जिन विषय पर संपूर्ण देश में विधायिका की एकरूपता वांछनीय है परंतु अनिवार्य नहीं है, वैसे विषय को संवर्ती सूची में रखा गया। इस तरह संविधान के अनेकता में एकता अनुमति देता। हमारी संविधान क्या है? हमारी संविधान अनेकता में एकता की बात करती है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। हमारा देश की संप्रभुता की बात, सॉरी, हमारे देश की बात करेंगे तो हमारे देश में अनेकता में एकता है। अमेरिका में संघीय सरकार की शक्तियां संविधान में नहीं थे तथा अपशिष्ट शक्तियां राज्यों को प्रदान की गई। मैंने बोला ना, अमेरिका में जो शक्ति जो है राज्य से केंद्र की ओर गई है, ना कि केंद्र से राज्य की ओर आई है। इसलिए हमारे यहाँ अपशिष्ट शक्तियां किसके पास दी गई है? केंद्र को दी गई है। अमेरिका में अपशिष्ट शक्तियां किसे दी गई? राज्यों को दी गई है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया संविधान में भी अमेरिका की तरह शक्तियों के एकल वर्णन की प्रकृति को अपनाया गया है। कनाडा में शक्तियों का आवंटन की दोहरी प्रकृति अर्थात संघीय तथा प्रांतीय तथा अपशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी गई था। हमने न तो ऑस्ट्रेलिया के संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया, ना अमेरिका के संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया, हमने ऑस्ट्रेलिया के शासन व्यवस्था को अपनाया जहां पर अपशिष्ट शक्तियां किसके पास दी गई? केंद्र के पास दी गई है। भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात करेंगे, त्रिस्तरीय महत्व के मामलों की व्यवस्था करता था। संघीय प्रांतीय संवर्ती सूची 1935 से ही हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है। वर्तमान संविधान इसी अधिनियम के मामलों में एक अंतर के साथ अपनाता है। खास शक्तियां उस समय न तो संघीय विधायिका को दी गई, न ही प्रांतीय विधायिका को दी गई, उस समय गवर्नर के पास थी, ठीक है। प्रश्न भी पूछता है 1935 में, ठीक है, अपशिष्ट शक्तियां किसको दी गई? तो गवर्नर को दी गई थी। न तो प्रांत के पास था, न तो संघ के पास था, किसके पास था? गवर्नर के पास था।
लेकिन अपशिष्ट शक्ति अब किसी के दी गई, न तो राज्य सरकार को दी गई है, न तो केंद्र सरकार, सॉरी, न तो राज्य सरकार को दी गई है, न तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को दी गई, किसे दिया है? संघ सरकार को, संघ के पास है, ठीक है। उस समय किसके पास था? भारत के गवर्नर को दी गई थी। और इस मामले को भारत ने कहां से अपनाया? तो इस मामले को भारत ने कनाडा से अपनाया। संविधान में संघ सूची को राज्य एवं संपत्ति सूची के ऊपर रखा गया है। संविधान में संघ सूची को राज्य सूची एवं संपत्ति सूची से ऊपर रखा गया है। सूची को राज्य सूची के ऊपर रखा गया, ध्यान में रखेंगे। संघ सूची एवं राज्य सूची के बीच टकराव होने की स्थिति में संघ सूची मान्य होगी। अगर संघ सूची अगर राज्य सूची अगर आपस में टकरा जाता है तो भाई साहब संघ सूची क्या होगा? मान्य होगा, इसीलिए इसको ऊपर रखा गया है। यही व्यवस्था संघ सूची एवं संवर्ती सूची के मामले में यही स्थिति होगी। संवर्ती एवं राज्य सूची में संघर्ष की स्थिति पे, ठीक है, पूर्व वाली मान्य होगी, ठीक है। अगर संवर्ती सूची एवं राज्य सूची के संघर्ष की स्थिति पे पूर्व वाली ही मान्य होगी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यदि संपत्ति सूची के किसी विषय को लेकर केंद्र कानून एवं राज्य कानून में संघर्ष की स्थिति आ जाती है, दोनों ने कानून बना दिया संपत्ति सूची के विषय पे, तो केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रभावी होगा। केंद्र जो कानून बनाएगा वो वैलिड होगा। इसके लिए अपवाद भी है। यदि राज्य द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए सुरक्षित है और उसे राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है तो राज्य का कानून प्रभावी होगा, लेकिन संसद भी इस पर कानून बना सकती है, ध्यान रखेंगे। अगर मान लीजिए राज्य ने कोई कानून बनाया तो कानून बनने के बाद राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल आर्टिकल 200 का प्रयोग करेगा, इसको राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखेगा। राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखा, राष्ट्रपति ने उस पर समर्थन दे दिया तो ये अपवाद हो जाएगा, ठीक है। तो केंद्र के कानून के ऊपर भी ये वैलिड हो जाएगा, ठीक है, समझ रहा है ना। अगर बिहार के राज्यपाल किसी विधायक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख लेते से राष्ट्रपति अनुमति इस पे देंगे और बाद में राष्ट्रपति से अनुमति दे देते हैं तो केंद्र का कानून ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। या फिर बाद में केंद्र उस कानून को बनाता है तो वैसे कंडीशन में केंद्र का मान लीजिए कोई कानून बनाया विवाह को लेकर, सपोज दैट बिहार ने कोई कानून बनाया विवाह को लेकर, ये राज्यपाल ने इसको रोक के रखा था राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति ने बोला हाँ ठीक है ओके कर दिया, ठीक है। तो बिहार वाला कानून, बिहार का जो विवाह का जो कानून होगा बिहार राज्य में लागू तो होगा, लेकिन केंद्र ने बाद में फिर जाके कानून बना दिया विवाह को लेकर, केंद्र ने बना दिया। तो अब ये केंद्र का कानून बिहार पे लागू नहीं होगा क्योंकि राष्ट्रपति ने ऑलरेडी पहले इसको क्या किया था? ऑथोराइज कर दिया था। लेकिन केंद्र का कानून अन्य राज्यों पे लागू होगा, ठीक है। तो ध्यान, ये अपवाद है। क्या है ये अपवाद? है संपत्ति सूची के विषय पे अगर राज्य अगर कानून बनाता है, केंद्र कानून बनाता है तो केंद्र का कानून क्या होगा? वैलिड होगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति ने अगर किसी कानून को अगर अनुमति अगर दे रखी है तो ऐसे कंडीशन में उस राज्य के ऊपर केंद्र के द्वारा बाद में बनाया गया या फिर पहले अगर बना देगा तो राष्ट्रपति के पास ऐसे मामले जाएंगे नहीं। अगर पहले से बना होगा केंद्र का कानून तो ऐसा कानून की बात ही नहीं उठेगी। लेकिन बाद में अगर केंद्र का कानून बनाता है तो भी वो कानून राज्य के ऊपर वैलिड नहीं होगा, ठीक है, याद इसे रखेंगे। और करवा दूं, इस पेज को करवा दूं? हेलो, करवा दीजिए। करवा दे? ओके, हाँ वेरी सर। गुड। चलिए, मजा आ रहा है, देखेंगे। एक एक अपवाद को मिला, ठीक है। ऐसा नियम अगर कहीं पूछ देगा अपवाद में तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। वो अपवाद ही है, क्या है वो? अपवाद ही है। अगर मान लीजिए संपत्ति सूची के विषय में केंद्र भी कानून बनाता है और राज्य भी अगर कानून बनाएगा संपत्ति सूची के विषय पे, किसका कानून फॉलो होगा? तो केंद्र का कानून होगा, ठीक है, क्योंकि टकराव हो गया। लेकिन राज्य ने, ठीक है, राष्ट्रपति के लिए कानून को रोक के रखा है। राष्ट्रपति उस कानून पे बाद में अपनी सहमति देते हैं। अब बाद में उस कानून को केंद्र भी बना देता है तो केंद्र का कानून राज्य पर लागू नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा उस विधायक को आरक्षित रखा गया, राष्ट्रपति ने उस पर अपनी सहमति दी है। केंद्र का कानून अन्य राज्यों में, लेकिन केंद्र का कानून बनाने से रोक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई केंद्र तुम्हारे लिए ही कानून थोड़ी ना बना रहा है, केंद्र में तो और भी 27 गो राज्य है कि नहीं है? तो ये अपवाद है उसका, ठीक है। राज्यपाल, सॉरी, राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए किसी विधायक को आरक्षित रखते किस अनुच्छेद के तहत? किस अनुच्छेद का प्रयोग करते विधायक को आरक्षित रखने के लिए? किसका? अनुच्छेद 200।
तो क्या राष्ट्रपति अनुच्छेद राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति के किसी भी मामले को रोक सकते हैं क्या? इसमें भी कंडीशन है, राज्यपाल सारे मामलों को नहीं रोक सकते हैं राष्ट्रपति के लिए। कौन से मामले के रुकेंगे? तो एक बात बता, जहां पे हाई कोर्ट का पावर, उच्च न्यायालय के पावर को कम करने की बात की हुई है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित होगा, और भी दो चार मामला जुड़ेगा, वैसे कानून को राष्ट्रपति के लिए रोक लेगा। ठीक है, या फिर बोला जाए जिस कानून को राष्ट्रीय हित का मानेगा, तो भाई साहब इसे राष्ट्रीय हित की बात है तो वैसे कानून को भी रोक सकता है। ठीक है, सर। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। सर, अब जैसे कोई समवर्ती सूची या राष्ट्र सूची के बीच में अगर वो है तो उसमें कौन सा मतलब कि प्रभावी होगा? नहीं समवर्ती समझे, और फिर से बताइए। जैसे समवर्ती में राष्ट्र सूची की में संघर्ष की स्थिति में पूर्व वाली मान होगी, मतलब थोड़ा सा ऊपर मतलब बोलिए। संभर अगर राज्य ने अगर कानून बनाया और राज्य सूची के विषय पे, ठीक है, और बाद में वो सब्जेक्ट मतलब संवर्ती सूची में चला गया ना, तो राज्य सूची जो पहले जो कानून बनाया था वही वैलिड होगा। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। अच्छा, ठीक समझ सर। गए? जैसे ठीक माप सर। 5 गो सब्जेक्ट को लागू किया ना, 5 गो सब्जेक्ट माप तोल वगैरह ये सब जाता है ना, वन वगैरह ये सब जाता है, पहले राज्य सूची में तो संवर्ती में लागू कर दिया ना। जी। ठीक है, तो वहां पे अगर पहले से अगर राज्य सूची अगर उस पे कानून अगर बना चुका है तो वही कानून वैलिड रहेगा। ठीक है, ठीक है सर। इस पे फिर से बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक सर। ठीक। चलिए, राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान के ऊपर बात करेंगे। तो केंद्र एवं राज्यों के बीच बंटवारे की उक्त व्यवस्था सामान्य काल में विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए होती है। सामान्य काल, सामान्य काल मतलब न तो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, न तो इमरजेंसी वगैरह लगा हुआ है, ऐसे परिस्थितियों को सामान्य काल मानेंगे। लेकिन असामान्य काल में बंटवारे की योजना या तो सुधारी जाती है या फिर स्थगित कर दी जाती है। दूसरे शब्दों में संविधान संसद को शक्ति प्रदान करता है कि राज्य सूची के तहत निम्नलिखित 5 असाधारण परिस्थितियों में कानून बनाए। अब तो यहाँ पे हमने बोला से भाई साहब राज्य को पावर दे दिए, तुम अपना कानून बना लो, हम अपना कानून बना लेते हैं, लेकिन फिर भी संसद बीच में घुस जा रहा है। ऐसे कुछ ऐसे परिस्थिति होंगे जिसके आधार पे राज्यों को कानून बनाने की पावर नहीं होगी। अब ये कितना गलत बात है, पहले तो शक्ति बांट दी, ये तेरा ये मेरा। अब बीच में कुछ परिस्थिति उत्पन्न करने के नहीं नहीं, जब ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा। तो 5 ऐसे परिस्थिति है जहां पर राज्य सूची के विषय पे संसद कानून बना सकती है। तो इसीलिए कहते हैं कि बहुत बहुत लोगों ने, बहुत विद्वानों ने भारत के शासन व्यवस्था को पूर्णतः संघीय नहीं माना है। बोला तो भाई साहब संघीय देखने में लगता है संघीय है नहीं, क्योंकि हर जगह पे केंद्र का एकात्मक लक्षण परिस्थिति होता है। अब संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र एवं राज्य के बीच में शासन को बांट देते हैं और राज्य के ऊपर राज्यपाल को बैठा देते हैं। और राज्यपाल किसका एजेंट होता है? केंद्र का एजेंट होता है। अरे राज्यपाल केंद्र के बीच में चुगली करने का काम करता है। ठीक है, देखिए राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान की बात करेंगे तो केंद्र एवं राज्यों के बीच बंटवारे की उक्त व्यवस्था सामान्य काल में, यहाँ पे मैंने बताया। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, अब 5 परिस्थिति क्या है? जब राज्यपाल एक प्रस्ताव पारित कर दे, यदि जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे। अब राज्यसभा किसकी प्रतिनिधित्व करती है? कभी अगर पूछिएगा तो राज्यसभा किसकी प्रतिनिधित्व करती है तो बोलेगा राज्यसभा राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? लोकसभा लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा किसकी प्रतिनिधित्व करेगी? राज्यसभा किसे रिप्रेजेंट करती है? राज्यों को। लोकसभा किसे रिप्रेजेंट करती है? लोगों को। इसीलिए तब लोकसभा के चुनाव में वोट डालने जाते हैं, मोदी को वोट देते हैं, फिर राज्यसभा के उम्मीदवारों को। मोदी जी चुनाव में खड़ा होते हैं तो संसद को वोट करते हैं। लोकसभा के, कभी राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव आप करते हैं क्या? नहीं करते। उसके सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं? राज्यों से चुने जाते हैं। तब तो आप देखेंगे, तब तो बोला जाता है ना, राज्यसभा में सीटों की संख्या बिहार से 16 है, उत्तर प्रदेश से कितना 31 है। ध्यान में इसको रखिएगा। जबकि वहां पे वोट राज्यों के द्वारा, राज्य के जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, विधानसभा के, विधान परिषद के नहीं, राज्यसभा के सदस्यों को चुनने के लिए राज्य विधानसभा में अनुपातिक पद्धति के तहत उनके सदस्य चुनकर आते हैं, जबकि लोकसभा के चुनाव में लोगों के द्वारा सदस्य चुनकर आते हैं। ठीक है, इसीलिए लोकसभा को, ठीक है, लोगों को द्वारा चुन कर आने की वजह से लोकसभा कहते हैं। ठीक है,
यदि राज्यसभा की घोषणा करते कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक है कि संसद को वस्तु और सेवा कर के संबंध में राज्य सूची के मामले में कानून बनाना चाहिए, तब संसद इस मामले में कानून बनाने के लिए सक्षम हो जाएगी। इस तरह के किसी प्रस्ताव को उपस्थित सदस्य 2/3 का समर्थन मिलना चाहिए। ठीक है, उपस्थित सदस्यों का 2/3। अब बताइए, उपस्थित सदस्यों का 2/3 से कोई बिल पास करवाना कितना आसान है। अभी मान लीजिए अगर 12 है, 12 लोग हैं, अगर 2/3 अगर बात करेंगे तो कितना होगा, 8 सदस्य, 8 सदस्य समर्थन दे दिए, 2/3 हो गया। लेकिन ध्यान में रखिएगा, उपस्थित सदस्य का जब भी 2/3 होगा जब सबसे पहले कोरम होगा। कोरम होगा तभी तो कोई सदन चलेगा, बिना कोरम का वोटिंग हो सकता है क्या? वोटिंग ही नहीं हो सकता। अभी हम चाहे वोटिंग कराना करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते। कोरम कितना चाहिए, 10% चाहिए। कम से कम कोरम होगा, उसके बाद उपस्थित सदस्यों का 2/3 का समर्थन दे दे, तब राज्यसभा, तब जब राज्य सूची के विषय में भी संसद कानून बना सकती है। लेकिन ध्यान में रखेंगे, कभी प्रश्न पूछेगा जो राज्यसभा के विषय पे, सॉरी, राज्य सूची के विषय संसद जो कानून है वो कानून कितने वर्षों तक रहेगी, तो कानून 1 वर्ष तक रहेगा। कितने रहेगा, 1 वर्ष के लिए। कितने वर्षों का रहेगा? 1 वर्ष। सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? हेलो, हाँ सर, आ रही है। हेलो, आ रही है सर। हेलो, आ रही है सर। हेलो। हाँ सर। अभी आ रही है क्या आवाज? हाँ सर, आ रही है। हमने बोला से राज्य सूची के विषय पे संसद जो कानून बनाएगी जी वो कानून कितने दिन तक रहेगा, 1 साल तक वैलिड रहेगा। जी। तो फिर एक प्रश्न बनता है, क्या संसद उसको बढ़ा सकती है क्या? बढ़ा तो सकती है। बिल्कुल ठीक है, संसद उसको बढ़ा सकती है, लेकिन एक बार में कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। कितने बार संसद बढ़ा सकती, जितना बार मन करेगा उतने बार बढ़ा सकती है। समझ रहे हैं ना? परंतु जी एक बार में 1 वर्ष से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है। ये व्यवस्था राज्य विधानमंडल के सामान्य मुद्दे पर कानून बनाने से नहीं रोकती है, लेकिन राज्य कानून एवं संसदीय कानून के बीच असहमति के मामले के बाद ये व्यवस्था मान्य होगी। अब एक चीज इसमें और भी बता देता हूँ। मान लीजिए अभी दिसंबर, अभी जो भी जनवरी चल रहा है, जनवरी चल रहा है, फरवरी चल रहा है ना, ठीक है, मान लीजिए फरवरी ही चल रहा है, तो मान लीजिए किसे राज्य सूची के विषय पे, ठीक है, फरवरी में कानून बना दिया संसद ने, तो अगले 1 वर्ष मतलब अगले फरवरी तक ये कानून वैलिड रहेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन अगले फरवरी 2025 तक ये कानून वैलिड रहेगा। 2025 में सब कुछ न्यूट्रल हो गया, संसद ने कार्यकाल को आगे नहीं बढ़ाया। ठीक है, 1 साल के बाद संसद बोला ठीक है ठीक है, चलो हट गया, आप अपना देख लो, आपको कानून को रखना है तो रख लो, कानून को हटाना है हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस कानून को संसद, इस कानून को जिस राज्य के लिए बनाया गया, तो विधानसभा उस कानून को चाहे तो बाद में हटा भी सकती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन अगर 1 साल पूरा हो भी जाएगा, संसद आगे नहीं भी बढ़ेगा, फिर भी ये कानून 6 महीना तक वैलिड रहता है आगे तक। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसमें नहीं लिखा हुआ, फिर भी मैं बता दे रहा हूं, अगर इस बात को समझे। इसे सर रिपीट कर दीजिए। अगर मान लीजिए संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बनाई, ठीक है, समझ जी गए, और 1 साल जी पूरा हो गया, ठीक है, अब संसद का कोई प्लान नहीं से आगे हम इस कानून को बढ़ाए, ठीक है, मतलब 1 साल के बाद बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो समाप्त हो जाएगा। जी लेकिन संसद अगर नहीं अगर बढ़ाता, फिर भी ये कानून आगे 6 महीना तक रहता है। ठीक है, जी। मतलब ये कानून 6 महीना तक रहेगा, वैलिड रहेगा। ठीक है, 6 महीने के अंदर में राज्य विधानसभा को बोला जाता है से देख लो तुमको क्या करना है, ये कानून को इसी रूप में रखना है या फिर इस कानून में थोड़ा सा तोड़ मोड़ बदल के रखना है, फिर इस कानून को पूरी तरीके से हटा के वो राज्य के विधानसभा डिसाइड करेगी उस कानून के साथ उसको क्या करना है। इस ठीक तरह है, से सर ये 18 महीना हो गया ना। लेकिन ये प्रावधान नहीं है, लेकिन 6 महीना का समय दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि भाई इतना जल्दी कानून तो नहीं बनेगा ना। जी ठीक है, तो इस तरह से 12 महीना प्लस 6 महीना को एक्सटेंशन बोल सकते हैं, समझ, 6 महीना का अवधि दिया जाता है, तुम देख लो से क्या करोगे इस कानून को लेकर। ठीक है, ये एक्सटेंशन हो गया। ठीक है, जी आप चलेंगे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी मतलब कानून बनाने का अधिकार होता है। यदि आपातकाल प्रभावी होता है संसद वस्तु और सेवा कर से संबंध में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, राज्य सूची के मामले में शक्तियां
अधिगृहित कर लेती है। आपातकाल समाप्त होने के 6 माह के बाद ये व्यवस्था प्रभावी रहता है, ठीक है। ध्यान रखते हैं, आपातकाल समाप्त हो जाता तो भी, जैसे ऊपर वाले में बताया, इसमें भी 6 माह तक व्यवस्था ये बना हुआ रहता है। जहां भी राज्य विधानमंडल की समान मुद्दे पे कानून बनाने की शक्तियां प्रतिबंधित नहीं होती, लेकिन इसमें भी टकराव की स्थिति में संसदीय कानून हावी रहता है, ठीक है। यहाँ पे समान मुद्दे पे कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर टकराव की स्थिति अगर हो जाती है तो फिर से संसदीय कानून क्या रहेगा, हावी रहेगा, ठीक है। आप देखें, राज्य का अनुरोध करते, जब दो या दो से अधिक राज्य अनुरोध करें, मतलब बिहार बोलता है, झारखंड बोलता है, और एक राज्य और कोई मध्य प्रदेश बोलता है, या फिर कम से कम दो राज्य बोले से भाई साहब देखिए हमसे कानून नहीं बन पा रहा, बहुत दिक्कत हो रहा, हमारे लिए कानून बना दो, तो ध्यान में रखिए, जो जो राज्य अनुरोध करेगा उनके लिए संसद कानून बना देगी, ठीक है। तो क्या, अगर जो राज्य अनुरोध करेगा उसी के लिए कानून बनाएगी, वो कानून केवल उसी राज्य में लागू होगा, ऐसा नहीं कि कहीं भी लागू हो जाएगा। अगर बिहार अगर अनुरोध करती है, झारखंड अगर अनुरोध करती है, उत्तर प्रदेश अगर अनुरोध करती है, तो जो जो राज्य अनुरोध करेगी उनके लिए संसद कानून बनाएगी, वह कानून उन्हीं राज्यों में लागू होगा, ठीक है, अलग से कहीं पे लागू नहीं होगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना। जब दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडल में प्रस्ताव पारित करे कि राज्य सूची के मसले पर कानून बनाया जाए, तब संसद उस मसले के संबंध में कानून बना सकती है। यह कानून उन्हीं राज्यों पर प्रभावी होगा जिन्होंने इसे बनाने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया। ऐसा नहीं कि बिहार बोलेगा मेरे लिए बना दो, झारखंड बोलेगा मेरे लिए बना दो, और संसद कानून बना दिया बिहार झारखंड के लिए, ये कानून उत्तर प्रदेश पर भी लागू हो जाएगा। नहीं, जिस राज्य ने प्रस्ताव को पारित किया है उसी राज्य पे कानून लागू होगा। यद्यपि बाद में कोई राज्य इस संबंध में विधानमंडल में प्रस्ताव पारित के माध्यम से इसे लागू कर सकता है, लेकिन अगर कानून बन गया झारखंड के लिए और बिहार के लिए कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश को लगा हम मिस कर गए, हमको भी मतलब बोलना चाहिए संसद के लिए मेरे लिए भी कानून बना दो, बड़ा अच्छा कानून बना है, तो इसके लिए कानूनी प्रावधान क्या किया गया है, सिर्फ बाद में भी इसको लागू कर सकता है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा इस चीज के लिए क्या पर एक सब क्या बोलते हैं उसको, एक प्रस्ताव पारित करे। जब बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए जो दहेज प्रथा को लेकर जो कानून बना है, बड़ा बढ़िया कानून है, हालांकि दहेज प्रथा के लिए केंद्र कानून बना चुकी है, वैसे एग्जाम्पल दे रहा है, ठीक है, बड़ा बढ़िया कानून है, अपने को भी फॉलो कर लेना चाहिए। तो ठीक है, तो विधानसभा का प्रस्तुत करेंगे, हू बहू उस कानून को क्या करेगी, एडॉप्ट कर लिया जाएगा उत्तर प्रदेश विधानसभा के द्वारा। जबकि उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने संसद को किसी भी तरह का पहले प्रस्ताव नहीं पारित किया था, जैसा कि बिहार और झारखंड ने किया था, ठीक है। मतलब बाद में भी चाहे तो इसको एडॉप्ट कर किया जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। इस तरह के कानून का संशोधन या इस पर पुनः विचार संसद ही कर सकती है, न कि संबंधित राज्य। आप ध्यान में रखेंगे, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे संसद ने कानून बना दिया बिहार और झारखंड के लिए। अब ये कानून बना दिया, बिहार झारखंड ने बोला कानून बोल दिया, अब बोलेगा संसद के द्वारा कानून बन गया, बिहार झारखंड के कानून को मानना पड़ेगा क्योंकि आपने ऐसा प्रस्ताव पारित किया था। अब बिहार झारखंड सोचेगा से नहीं नहीं, इसमें तो 6 गो प्रावधान है, इसमें से एगो निकाल देते हैं, या फिर 7वां प्रावधान को इसमें जोड़ देते तो नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं ना, ऐसा कानून, इसका पावर उसके पास नहीं है। अब तो बिहार झारखंड फंस गया क्योंकि उसने बोला कानून बनाने के लिए संसद ने कानून बना दिया। अब ऐसे प्रस्ताव अगर वो सोचे से इसमें बदलाव कर दे तो ऐसे बदलाव करने के उसके पास अधिकार नहीं है। उक्त प्रावधान में के तहत संसद उन मामलों पर भी कानून बना सकते जिन पर उसे सीधे शक्ति प्रदत्त नहीं की गई। दूसरी ओर ऐसे मामले में राज्य विधानमंडल की कानून बनाने की शक्ति समाप्त हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, अब मैंने किस कानून का एग्जाम्पल लिया था, मान लीजिए मैंने दहेज प्रथा को लिए, तो दहेज प्रथा के लिए बिहार झारखंड ने बोला केंद्र को कानून बनाने के लिए, केंद्र ने कानून बना भी दिया। उस कानून को ठीक है, उस कानून को क्या करेगा, मानना पड़ेगा बिहार झारखंड के द्वारा। बिहार झारखंड चाहेगा इसमें कम कर दे जोड़ दे तो वो भी नहीं जोड़ सकता है, और बिहार झारखंड के इस मामले में कानून बनाने का पावर भी समाप्त होगा क्योंकि ऑलरेडी उनके लिए केंद्र ने इस कानून को बना दिया है। मतलब एक तरह से अपने बॉल को केंद्र के खेमे में दे देना होता, अब केंद्र उसको जैसे चाहे वैसे खेले, अब तुमको मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा क्योंकि तुमने ऐसा प्रस्ताव पारित किया है, ठीक है। समझ रहे हैं ना। तो न के बराबर ऐसा कोई राज्य करता है, नहीं ही करता है, ठीक है। क्यों करेगा, क्या, अगर अपने पास संसाधन है, ठीक है, तो अपने हिसाब से चलाएंगे। आपके पास मोटरसाइकिल है, आपको चलाने भी आता है, आप काबिल भी, तो अपने हिसाब से मोटरसाइकिल चलाएंगे कि किसी किसी दूसरे आदमी को दे देंगे, नहीं ना देंगे, नहीं है सर। कि नहीं। तो ऐसे परिस्थिति में कोई राज्य ऐसा प्रस्ताव नहीं करता, क्योंकि अगर मान लीजिए दे दिया ऐसा प्रस्ताव और संसद ने कुछ ऐसा कानून बना दिया जो उसके हित में ना हो, तो फिर तो बदलाव भी नहीं कर सकता है ना, कर सकता है क्या, नहीं। नहीं फंस जाएगा वो।
लेकिन मान लीजिए राज्य विधान सभा ने कानून बनाया अपने लिए, लेकिन बाद में उसको कुछ कानून नहीं पसंद पड़ता, कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उसमें जोर जोर घटाव कर सकता है, उसमें कर सकता है, नहीं कर सकता, संशोधन करने का अधिकार तो उसके पास होगा ना। लेकिन संसद ने कानून बना दिया तो संसद के कानून में वो संशोधन नहीं कर सकता है। देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर बात लिखा हुआ है, राज्य द्वारा इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करने का अभिप्राय है कि उन्होंने अपने विधान निर्माण की शक्ति स्थगित या समर्पित कर दिया है और सभी कुछ संसद के हाथों में सौंप दिया। इसलिए मैंने गेंद का एग्जांपल लिया, द बॉल इज नाउ इन योर कोर्ट। ठीक है, बॉल को जिधर मारना है उधर मारो, ठीक है, अब आपको दे दिए है, ठीक है, या तो मंजिल पे पहुंचा दो या बीच में पलटा दो, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो बात करेंगे, तो ऐसा काम कुछ करेगा क्या, कोई जल्दी कोई करना चाहेगा, बताइए। नहीं सर। तो बाद में खुद फंस जाए, क्योंकि बदलाव भी नहीं कर सकता है। तो ऐसा बहुत ही कम हुआ है, ठीक है। तो ऐसा प्रस्ताव न के बराबर होता है। अपने शक्ति को सब लोग चाहते अपने हिसाब से प्रयोग करें। अपना शक्ति अगर किसी को दिया जाता है मजबूरी में देता है, खुशी खुशी तो कोई नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे राज्य क्या कर रहा है, संसद को शक्ति अगर खुशी खुशी दे देगा तो ऐसे कंडीशन शक्ति का समर्पित कर देगा, ठीक है। और ऐसे कंडीशन में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है राज्य को। उक्त व्यवस्था के तहत पारित कुछ कानूनों का उदाहरण इस प्रकार है। पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम 1955, वन्य संरक्षण अधिनियम 1972, ध्यान रखिए संसद कानून बना चुकी है। जल प्रदूषण व नियंत्रण निवारण 1974, नगर भूमि अधिकतम सीमा विनियम अधिनियम 1976, मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम 1994, मानव अंग प्रतिरोपण 1994। आप किडनी, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो गया तो आप क्या बोलता है, किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं लगा सकते हैं, पता है ना, अपने परिवार से ही मतलब किसी व्यक्ति का शरीर का कोई अंग लेना पड़ता है, पता है कि नहीं है। खरीद बिक्री नहीं कर सकते मानव अंग का, ठीक है। दान में तो तो ले सकते हैं ना। दान में दे सकता है, ले सकते, लेकिन इसके भी प्रावधान है, ठीक है, ध्यान में रखो। वो आदमी फिट नहीं, वो कोई 14 से कोई 20 साल का बच्चा क्यों किसी को दान में देगा अपना, नहीं देगा क्या, कोई 20 साल का बच्चा दान देगा क्या अपना किडनी से, तुम मेरा किडनी ले लो। नहीं नहीं। उसको तो पूरा जिंदगी जीना है अभी। तो इसके लिए बहुत लोग अपने, हमारे यहाँ बहुत सामाजिक काफी विविधता पाई जाती, बहुत लोग ऐसे जगह से आते जहाँ पे उनके दिनचर्या के लिए भी दिक्कत है, तो खरीद बिक्री बहुत ज्यादा हो रहा था। तो इसीलिए 1904 में कानून बनाया गया, मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम बनाया गया ट्रांसप्लांट को लेके। अब बोला गया अगर इस तरह की कोई संभावनाएं उत्पन्न होती तो परिवार के लोग से ही मतलब वो कर सकते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करना। अब अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए मान लीजिए कोई ऐसा राज्य सूची का विषय है, लेकिन उससे अगर मतलब मान लीजिए नदी, नदी किसका है, राज्य का विषय है नदी, है ना। जल किसका विषय है, अरे पानी किसका विषय, राज्य का विषय है। लेकिन बांग्लादेश के साथ हमारा कोई नदी का सीमा बस तीस्ता जल समझौता। अब तीस्ता जल समझौता की बात करेंगे बांग्लादेश के साथ हमारा। अब बांग्लादेश में तीस्ता नदी असम में बहती है, तो असम सरकार तो नहीं बांग्लादेश के साथ समझौता कर सकती है, भले ही पानी आपका सब्जेक्ट है, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय समझौता लागू करना होगा तो ऐसे कंडीशन में शक्ति किसके पास आती है, तो शक्ति संसद के पास आती है। संसद राज्य सूची के किसी मामले में अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते के लिए कानून बना सकता है। यह व्यवस्था केंद्र को अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और प्रतिबद्धता को पूरा करने के योग्य बनाती है। इसमें राज्य टांग नहीं अड़ा सकता भाई जब नहीं नहीं ये तो गलत हो रहा है, क्योंकि मान लीजिए किसी, ये तो राज्य का विषय है, केंद्र कैसे कानून बना देगा। केंद्र को लगा देखो अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता की बात है, ये अधिकार मेरे पास आता है। उक्त व्यवस्था के तहत बनाए गए कुछ कानून के उदाहरण संयुक्त राष्ट्र अधिनियम 1947, जिनेवा समझौता अधिनियम 1960, अपहरण के खिलाफ अधिनियम 1982, पर्यावरण से संबंधित विधान और ट्रिप्स। अब पर्यावरण से संबंधित भारत जो यूएनए का मेंबर है, आप लोग जानते हैं यूएनए का मेंबर है भारत। यूएनए में जाकर भारत कोई कानून बना दे पर्यावरण के लिए विविधता जाहिर करने से, भारत 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होगा, 70 तक होगा, उसे 2050 में बोल दिया हो। और कार्बन न्यूट्रल होना पर्यावरण का विषय है, पर्यावरण का विषय है कि नहीं है। यस सर। अब पर्यावरण विषय राज्य का विषय है, लेकिन यहाँ पे भारत ने यूएनए में घोषणा कर दिया तो अंतर्राष्ट्रीय मामला हो गया। तो ऐसे कंडीशन पे अंतर्राष्ट्रीय मामला में निकल कर आया, तो ऐसे कंडीशन में संसद कानून बना सकती है, ठीक है, भले उस राज्य सूची का विषय है डजंट मैटर, लेकिन संसद का पावर है ऐसे कंडीशन में कानून बनाने का।
राज्य सूची का विषय पे भी जब अंतर्राष्ट्रीय मामला निकल कर आया तो संसद को कानून बनाने का है, ऐसा राज्य नहीं का करना, ये तो बहुत गलत हो रहा है। राज्य सूची के विषय पे कैसे कानून बना सकता हूं, मेरा अधिकार है। तो आप देख रहे हैं संघीय शासन व्यवस्था में राज्य और केंद्र के बीच में सत्ता का विभाजन किया है, लेकिन सब जगह पे किसको श्रेष्ठ बना दिया, गार्जियन किसे बना दिया, तो राज्य को, सॉरी केंद्र को, संसद को गार्जियन बना दिया। हर कानून पे मतलब राज्य के कानून पे संसद जो है चाहे तो उसका काउंटर कर सकती है, नहीं। जी अंतिम है आज, देखिए राष्ट्रपति शासन के दौरान, अब जब राज्य में राष्ट्रपति शासन हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। अब राष्ट्रपति किसका आदमी, राष्ट्रपति केंद्र का है। राष्ट्रपति केंद्र का आदमी। राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो राष्ट्रपति शासन लागू, तो राष्ट्रपति जब शासन लागू होगा तो केंद्र में किसका शासन आ जाएगा, एक तरह से राज्यपाल शासन करेगा राष्ट्रपति के बिहाफ पे। जी और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। जी और राष्ट्रपति क्या अपने मन से किसी को राज्यपाल बना देते हैं, नहीं। जिसको केंद्रीय मंत्रिमंडल कहती है उसको बनाती है, मतलब प्रधानमंत्री जिसको कहेंगे उसको राष्ट्रपति बना देंगे, राज्यपाल बना देंगे। तो राज्यपाल किसका बात मानेगा, केंद्र का। राष्ट्रपति का बात मानेगा, केंद्र का बात मानेगा। तो ऐसे परिस्थिति में जब वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो केंद्र अपने हिसाब से पूरे प्रशासन को चला सकता है कि नहीं चला सकता है, चला सकता है, बिल्कुल। तब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। इसका अर्थ यह है कि इस कानून के प्रभावी होने की अवधि राष्ट्रपति शासन की अवधि से स्वतंत्र है। लेकिन ऐसा नहीं है राष्ट्र अगर विधानसभा चाहे तो इस कानून को नहीं हटा सकती है, परंतु ऐसे कानून को राज्य विधानमंडल द्वारा निश्चित या परिवर्तित कर सकती है, अभी साधारण बहुमत से चाहे तो ऐसा प्रस्ताव पारित कर उस कानून को हटा सकती है। लेकिन राष्ट्रपति जो होता है एक तरह से एजेंट का भूमिका होता है, ठीक है। सॉरी, राज्यपाल जो होता है एक तरह से एजेंट का भूमिका होता है। राज्यपाल का पद जो है स्वायत्त नहीं है, बोला गया कब तक पद धारण करेगा, तो राष्ट्रपति के पश्चात पद धारण करेगा। 5 वर्ष दिया गया, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद परंत, राष्ट्रपति का प्रसाद परंत कहने का मतलब क्या, तो राष्ट्रपति के मर्जी से जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक, पहले भी हटा सकते हैं। तो कोई भी राज्यपाल स्वतंत्र होकर कार्य करेगा क्या, नहीं करेगा ना, क्योंकि उसका पद का क्या वैलिडिटी नहीं है, जब चाहेगा तब उसको हटा देगा। तो क्यों जाएगा राष्ट्रपति से उलझने, नहीं जाएगा। केंद्र के द्वारा नामित व्यक्ति वो होता है राष्ट्रपति, भले राष्ट्रपति की भूमिका होती है राज्यपाल की नियुक्ति करने में, लेकिन नाम सुझाने के काम कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। तो ऐसे परिस्थिति में केंद्र के ऊपर राज्यपाल को बैठाना संघीय शासन व्यवस्था को गला घोटने के बराबर जैसा है, ठीक है। तो इसीलिए बार बार बोला जाता है ऐसे, केंद्र के पावर को कम करो, राज्यपाल की पावर को कम करो, राज्यपाल को केंद्र से हटा दो। हमेशा राज्य और केंद्र के बीच में, राज्य और केंद्र के बीच में सबसे बड़ा मतभेद, सबसे बड़ा झगड़ा का कारण कौन है, राज्यपाल, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आज यहीं तक रखेंगे, कल हम लोग विधानमंडल पर केंद्र के नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे। क्या इसे कंप्लीट कर दीजिए ना, प्रशासनिक संबंध कल पढ़ाइएगा, बस थोड़ा इतना तो इसमें, मतलब एक पैराग्राफ ही है, वो 3 पार्ट में बांटे थे ना, विधायी, अच्छा प्रशासनिक और वित्तीय। तो अच्छा, ये भी करना। विधायी खत्म हो जाएगा। एक सर एक चीज पूछना था कि जैसे राष्ट्रपति शासन में कोई कानून है जो संसद कोई बनाती है, और उसको जो है फिर जब राष्ट्रपति शासन या कोई मतलब हट जाता है, या राज्य का जो कोई भी सरकार बन जाती है, तो कानून फिर बदल सकता है ना। अगर वह कानून बना हुआ रहेगा, ठीक है, लेकिन अगर विधानसभा इसको हटाने का प्रस्ताव पारित करे या फिर इसमें बदलाव करना चाहे तो हटा सकती है, ठीक है। लेकिन जब तक नहीं ऐसे प्रस्ताव पारित करेगी तो साधारण रूप से कानून बना रहेगा, ठीक है। जी लेकिन इसके लिए अगर प्रस्ताव पारित करे, संशोधन वगैरह करे तो कानून हट जाएगा। लेकिन ऐसे नॉर्मली नहीं हटेगा, ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति शासन खत्म हुआ तो उस समय का कानून बना था वो भी खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने पड़ेंगे से भाई साहब ऐसे ऐसे इमरजेंसी लगा हुआ था, कानून बन गया है, रखना है कि हटाना है, विचार करेंगे, उनको रखना होगा तो रख सकते हैं, संशोधन करके अगर कुछ बदलाव करके उस कानून को रखना होगा तो भी रख सकते हैं, अभी पूरी तरीके से हटाना होगा तो भी हटा सकते हैं, ठीक है। जी ऐसा होता है। देखेंगे राज्य विधानमंडल पे केंद्र का नियंत्रण, अपवादजनक परिस्थितियों में राज्य सूची पे संसद के सीधे विधान के अतिरिक्त, ठीक है, संविधान केंद्र को राज्य सूची के नियंत्रण के निम्नलिखित मामलों में शक्तिशाली बनाता है। कैसे बनाता है देखेंगे यहाँ पे,
तो कुछ मामला दिया हुआ है, क्या मामला है? तो देखेंगे, राज्यपाल कुछ प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति की संतुष्टि के लिए सुरक्षित रखता है, राष्ट्रपति को उन पर विशेष वीटो की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 200 याद रखेगा, 200 का प्रयोग करता है राज्यपाल। राज्य सूची के संबंधित कुछ मामलों में विधायक सिर्फ राष्ट्रपति के पूर्व सहमति पर ही किया जा सकता है। उदाहरण के लिए व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधायक, या फिर और भी होता है, ठीक है, हाई कोर्ट का पावर को कम करने वाला जो विधायक जो होता है ना, उस पर भी मतलब राज्यपाल रोक देता है। ठीक है, आप देखेंगे केंद्र तथा विधानमंडल द्वारा पारित धन या वित्त विधेयक को वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार सुरक्षित रखने का अधिकार दे सकता है। ये बहुत सुंदर है, केंद्र तथा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन या वित्त विधेयक को वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार सुरक्षित रखने का निर्देश दे सकता है। अगर राज्य विधानमंडल ऐसा कोई क्या बोलते हैं, विधानमंडल के द्वारा प्रस्ताव पारित करता है जो कि रुपये पैसे से संबंधित है, देश में 360 लगा हुआ है, 360 का मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है, तो ऐसे परिस्थिति को, ठीक है, ऐसे ऐसे निर्दिष्ट कानून को राज्यपाल रोक सकता है राष्ट्रपति के लिए। और यहाँ पे ये भी होता है, ठीक है, अब जिस समय देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा हो, तो वैसे कंडीशन में जो राज्य कार्यपालिका में जो कार्य करने वाले लोग होते हैं, राज्य के अधिकारी वगैरह, तो सबका सैलरी भी कट किया जा सकता है। ठीक है, राज्य को केंद्र के द्वारा जो पैसा जो दिया जाता है, इसके लिए वित्त आयोग बना हुआ है, केंद्र में राज्यों के बीच में धन के बंटवारा के लिए, तो राज्यों को पैसा कम भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ भी किया गया। ये एक ऐसी परिस्थिति है तो जब देश में वित्तीय स्थिति उत्पन्न आएगी तब, ठीक है, वित्तीय से खराब स्थिति उत्पन्न आएगी तब। हालांकि नेशनल इमरजेंसी वित्त को लेकर, ठीक है, मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक कभी लगा नहीं है, ठीक है, ऐसी परिस्थिति कभी देखने को नहीं मिली, लेकिन ऐसा संविधान में प्रावधान है। उक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि संविधान के विधायी विषयों पर कानून बनाने के मामले में केंद्र की स्थिति ज्यादा शक्तिशाली है। इस संबंध में सरकारिया आयोग बना, 1983 में बना था, अपना रिपोर्ट 1988 में दिया था, कि 90 में दिया था, वही 88 के आसपास रिपोर्ट दिया था। तो सरकारिया आयोग क्यों बना था? सरकारिया आयोग जो बोला केंद्र एवं राज्य के बीच में, ठीक है, केंद्र में राज्य के बीच बहुत सारा झगड़ा का कारण था, केंद्र एवं राज्यों को संबंध को स्वीकारने के लिए सरकारिया आयोग बना। ठीक है, सरकारिया आयोग ध्यान में रखेगा, सरकारिया आयोग कितने सदस्यीय था? 3 सदस्यीय था सरकारिया आयोग। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये पाया कि संघीय सर्वोच्चता केंद्र में राज्यों के कानूनी के मध्य तनाव एवं टकराव को समाप्त करने एवं सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करने की एक शक्ति है। इन्होंने पाया से, भाई साहब, सरकारिया आयोग ने पाया से, देखो केंद्र को कुछ मामलों में ऊंचा तो बनाया गया, लेकिन ऐसा जरूरत है, ऐसा नहीं कि केंद्र अपने आप में सुपीरियर बनने की कोशिश करता। हमारी समाज की बनावट ऐसी है, हमारी समाज के स्ट्रक्चर ऐसी, हमारी समाज की विविधता ऐसी है, तो कुछ मामलों में केंद्र को, ठीक है, सर्वोच्चता दी गई है। क्यों दी गई? सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करने के लिए। यदि केंद्र की सर्वोच्चता इस स्थिति में समाप्त किया जाए तो इसके नकारात्मक प्रभावों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अब बताइए, मान लीजिए, जैसे बोला जाए केंद्र एवं राज्यों के बीच धन के बंटवारा के प्रावधान में सबको बराबर बराबर अधिकार दे दे। अब मान लीजिए यहाँ पे मिजोरम राज्य है, मिजोरम की बात करेंगे, ठीक है, तो मिजोरम की बात करेंगे, छोटा राज्य है। अब यहाँ पे धन के बंटवारा के संबंध में केंद्र जो होता है गार्जियन की तरफ होता है, तो केंद्र इसको भी धन देता है, उत्तर प्रदेश को भी धन देता है। अब मान लीजिए टैक्स की सबसे ज्यादा उत्पत्ति अगर मान लीजिए महाराष्ट्र राज्य से होती है, तो, और मिजोरम से जीरो एक तरह से टैक्स से कुछ है ही नहीं, तो अगर मान लीजिए कर को वसूलने का अधिकार अगर पूरी तरीके से अगर राज्यों को अगर दे देंगे, तो मिजोरम जैसा राज्य क्या करेगा? उसके पास टैक्स आ ही नहीं सकता, तो ये तो और भी आगे पिछड़ जाएगा ना। ऐसे करने जो राज्य से टैक्स सबसे ज्यादा निकलेगा वो राज्य बहुत ज्यादा सुपीरियर हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। हम मिजोरम जैसे नॉर्थन ईस्टर्न राज्य बहुत ज्यादा पिछड़ जाएगा, क्योंकि वहां पे टैक्स आ ही नहीं सकता, कर आ ही नहीं सकता है। ऐसे परिस्थिति में जो सबसे घर का गार्जियन जो होता है, क्या होता है, घर का गार्जियन जो होता है, जो बच्चा जो होता है, जो बहुत ज्यादा संपन्न होता है, तो उसको कम ध्यान देता है। ठीक है, जो बच्चा कमजोर होता है उसकी माए 2 रोटी ज्यादा देती है, बाप 2 रुपया ज्यादा देता है, वो भी उसके समकक्ष आ जाए, तो केंद्र उसी तरह की भूमिका निभाता है। अगर राज्यों को पूरी तरीके से स्वतंत्र कर दे, जैसे अमेरिका में है, तो अमेरिका में 50 गो राज्य लगभग सब बराबर, सब संपन्न, सब अपना अपना सोच रहा है। अगर भारत में ऐसे छोड़ दिया जाए तो सब राज्य बराबर नहीं है, अमेरिका बहुत ज्यादा, महाराष्ट्र बहुत ज्यादा आगे है, तो मिजोरम उतना ही ज्यादा पीछे है, मेघालय उतना ही ज्यादा पीछे है। ऐसे कंडीशन में मेघालय को बोलेंगे तुम अपना देख लो, मिजोरम को बोलेंगे तुम अपना देख लो, महाराष्ट्र को देखेंगे तुम अपना देख लो, तो महाराष्ट्र स्थान पे पहुंच जाएगा, मिजोरम और मेघालय धरातल में पहुंच जाएगा। इसीलिए राज्य
और केंद्र को देखते हुए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ी जो कि मेरे गार्जियन की भूमिका निभाए, और गार्जियन की भूमिका तभी निभाएगा जब उनके पास पावर होगा। इसलिए केंद्र को कुछ मामलों में सर्वोच्चता प्रदान की गई। ठीक है, यदि केंद्र की सर्वोच्चता इस स्थिति में समाप्त किया जाए तो इसके नकारात्मक प्रभावों का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। हमारी द्वैध राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप, विविध अड़चने, भांतियां इत्यादि अनेक कारक है जो अंतोगत्वा नागरिकों के हितों को प्रभावित कर सकते हैं। एकीकृत विधायी नीति की एकरूपता सामान्य केंद्र राज्य संबंधों के आधारभूत मुद्दे है। इससे हमारी अनेकता में एकता की पहचान अक्षुण्ण नहीं रह सकती। इस प्रकार संघीय सर्वोच्चता की नीति संघीय व्यवस्था के प्रभावी एवं निर्बाध संचालन के हेतु आवश्यक है। अगर संघीय व्यवस्था की जो नीति हमारे संविधान के द्वारा अपनाया गया, जिसमें केंद्र को थोड़ा सर्वोच्च रखा गया, जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या बहुत अधिक विविधताएं हैं। अगर अमेरिका की तरह व्यवस्था बनाए, राज्यों को बहुत अधिक पावर दे दे, सब राज्यों को बोलेंगे तुम अपना देख लो, तुम अपना देख लो, वैसा कब हो सकता है जब सब के सब बराबर है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, कोई बहुत आगे है, कोई बहुत ज्यादा पीछे है। तो ऐसे कंडीशन में घर का गार्जियन एक होना चाहिए। घर का गार्जियन कौन होता है, सर्वोच्च होता है। ठीक है, जिसके बात को सभी लोग मान ले। जैसे दादाजी, केंद्र क्या है, दादाजी है। दादाजी के पास कुछ नहीं है, लेकिन अगर ये कुछ कह दे तो सब इनके बातों को क्या करता है, मान लेता है। ठीक है, तो परिवार है हमारा। राज्य क्या है, एक तरह का परिवार। हमारा देश क्या है, परिवार है, जहाँ पे बहुत अधिक विविधता है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, सब कुछ इस सब को देखते हुए परिवार को संभालने के लिए एक सर्वोच्च व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जिनके बात को सभी लोग मान ले। केंद्र वैसे भूमिका में काम करता है। तो संघीय व्यवस्था के फलस्वरूप होने के बावजूद भी हमारे देश की विविधताओं को देखते हुए हमारे संघीय व्यवस्था में केंद्र को थोड़ी सर्वोच्चता दी गई है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कल के क्लास में हम लोग कहाँ से देखेंगे, प्रशासनिक संबंध देखेंगे। केंद्र एवं राज्य के बीच में किस तरह का प्रशासनिक संबंध होता है। ठीक है, 256 से लेकर 263 तक के आर्टिकल्स किस तरीके काम करता है, उसके बारे में कल हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहीं पे आज इसको एंड करेंगे। इसका वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, एक बार इसको और भी देख लीजिएगा, फिर पढ़िएगा।